नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में और मैं हूं पदम सिंह। तो प्यारे मित्रों, अब अपन प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि अपन ने अब तक जो टॉपिक्स पढ़े हैं, काफ़ी लोगों को यूँ लग रहा है कि क्या वाकई इतने इजी वे में हम एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो उसको प्रैक्टिकली अपन देख लेते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अपन जब उनको सॉल्व करेंगे तो आपका निश्चित रूप से जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा कि वाकई जो है इतना इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, और जिस बेस से अपन पढ़ रहे हैं उस बेस से मतलब उतना बेसिक पढ़ने से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके बस से बाहर हो जाए। ठीक है, और ये सीरीज जो प्रीवियस ईयर पेपर की जो अब अपन सीरीज ले रहे हैं, ये सीरीज जब आप पढ़ोगे तो आप पूरी तरह से आश्वस्त हो जाओगे कि जो मैंने आपको बताया था कि आप 100% क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, वो आपको खुद को बिलीव होने लग जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, तो अब अपन सबसे पहले जो है प्रीवियस ईयर के पेपर की बात करें तो अपन सबसे पहले लेंगे पटवारी को। ठीक है, तो पटवारी एग्जाम के जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए हैं, पहले के एग्जाम जो हुए हैं, उन सबके जो है पेपर अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो पेपर अपन ले रहे हैं वो मैं ले रहा हूं 2016 का, जो पटवारी में प्री और मेन हुआ था, जो मुख्य परीक्षा हुई थी, जो मेंस हुआ था पटवारी का, उसके जो मैथ्स के क्वेश्चंस थे वो मैं लेता हूं। काफ़ी लोग यूं मानते हैं कि वो जो मेंस के क्वेश्चंस थे वो काफ़ी टफ थे, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन जब आप खुद सॉल्व करेंगे, आप जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान थे। ठीक है, और अभी जिस कॉन्सेप्ट से, जिस प्रकार से अपन पढ़ रहे हैं उसके साथ आप इसको रिलेट कर पाएंगे कि जिस पैटर्न से अपन पढ़ रहे हैं उस पैटर्न से पढ़ने के पश्चात कोई सा भी सवाल बचता नहीं जो आपकी समझ से परे हो जाए। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, एक क्वेश्चन है आपके सामने, ये है 2016 मुख्य परीक्षा का। ठीक है, 2016 मेन का पटवारी 2016 मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि मैंने आपको ज्योमेट्री नहीं पढ़ाई। ठीक है, ये क्षेत्रफल टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, एरिया मेंसुरेशन है ना, उसका ये क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया नहीं है, के बावजूद भी आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से इस चीज को समझाऊंगा। ठीक है, समझना, एक धावक एक गोलाकार मैदान के 10 चक्कर लगाकर 4.4 किलोमीटर दौड़ पूरी करता है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। अपन ने जो टॉपिक पढ़े हैं, अभी अपने क्षेत्रफल नहीं पढ़ा है, जो टॉपिक पढ़े हैं उनके भी क्वेश्चन आगे आएंगे। तो अपन ने जिस पैटर्न से जो टॉपिक कंप्लीट किए हैं उनसे बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए, ये तो आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक हो गया देखा जाए तो। ठीक है, एक गोलाकार मैदान है, आप समझो है ना, ये गोलाकार मैदान है। एक धावक गोलाकार मैदान के 10 चक्कर लगाकर 4.4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मैं जो लिख रहा हूं वो आप देखना, चक्कर कितने लगाए हैं, 10। ठीक है, और दूरी कितनी तय की है, 4.4 किलोमीटर। 4.4 किलोमीटर, यस नो, 4.4 किलोमीटर। अब प्यारे मित्रों, इसका आंसर अपन देखें तो देखो क्या लिखा हुआ है। इसका क्षेत्रफल अपन को ज्ञात करना है, तो लिखा हुआ है 15,600 मीटर स्क्वायर, 15,800 मीटर स्क्वायर, 15,400 मीटर स्क्वायर। मतलब ये दूरी जो है वो तो दे रखी है किलोमीटर में, जबकि अपन को जो आंसर दिया है वो दिया है मीटर में। तो पहला काम तो अपना ये है कि अपन जो किलोमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, सबसे पहला काम। तो अपन इसको लिख सकते हैं, एक बात बताओ, एक 10 चक्कर में उसने दूरी तय की है 4.4 किलोमीटर। किलोमीटर को अपन मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 4.4 किलोमीटर का हो गया 4.400 है ना मीटर। ये सुनो भाई, आप किलोमीटर को 1000 से गुणा कर दो, तो जब 4.4 को 1000 से गुणा करोगे तो 4400 मीटर आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, चलिए अब प्यारे मित्रों, 4400 मीटर की दूरी तय हुई है कब, तब जब चक्कर कितने लगाए हैं, चक्कर लगाए हैं 10। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 10 राउंड लगाए तब 4400 की दूरी तय हुई। अतः एक चक्कर, एक चक्कर कह दो
या फिर इस, ये एक वृत्त हो गया ना, इस वृत्त की परिधि कह दो। जब वो 4400 मीटर की दूरी तय करता है, 4400 मीटर की दूरी तय करता है, 10 चक्कर लगते हैं, 10 का भाग दे दो, इसका मतलब 440 मीटर का एक चक्कर है। समझ आ रही है बात? 440 मीटर का एक चक्कर है, ठीक है। अब प्यारे मित्रों, एग्जाम में तो आपको जो है होमवर्क के जैसे तो काम करना है नहीं, समझ रहे हो ना बात, कि भाई आपको एक एक स्टेप देखना है, वो तो करना है नहीं। एग्जाम में आपको क्या करना है, सीधे ये देखना है, अच्छा 4.4 किलोमीटर, इसका मतलब इसको 1000 से गुणा कर 4400 मीटर, 4400 मीटर 10 चक्कर में तो एक चक्कर हो गया 440 मीटर का। मतलब आपको 3 सेकंड में आपका ये आ जाना है, 3 सेकंड में ही ये आ जाना है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए सारी चीजें लिख रहा हूं। तो एक चक्कर यानी कि परिधि होगी 440 मीटर की। परिधि क्या होती है, 2 इंटू पाई इंटू आर, ये होती है परिधि 440। 22 दूनी 44 से कट गई 10 बार, तो रेडियस हो गई आपकी 70, ये 7 उधर जाएगा ना, 70 मीटर की आपकी रेडियस है। प्यारे साथियों एक बात बताओ, इसकी रेडियस है 70 मीटर, ये आपको किससे पता चला? ये इससे पता चला, क्योंकि आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का पाई आर स्क्वायर। ये सुनो, यानी कि आपको त्रिज्या चाहिए होगी, तो त्रिज्या कहां से मिल सकती है? अपन को जो परिधि मिली है, तो परिधि का फॉर्मूला के साथ में कंपेयर कर लो। ये परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर, असल में परिधि कितनी है? 440, तो रेडियस का मान आ गया 70। अब प्यारे मित्रों त्रिज्या आ गई, तो क्षेत्रफल लाना बहुत ही आसान है। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 70 इंटू 70, ठीक है। तो इससे कट गया ये 10 बार। अब आप गुणा कर लो, 00, 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 15 मीटर स्क्वायर। देखो 15,400 मीटर स्क्वायर का इसका क्षेत्रफल है। यह सुनो, यह आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप कहोगे कि सर हम इतना लिखेंगे तो हमें टाइम लगेगा ना। तो प्यारे मित्रों, इस टाइम को अत्यधिक शॉर्ट करने के लिए ही तो हम आपको आपकी समझ को विकसित करना चाह रहे हैं। अब सुनो, इस प्रश्न को करने के लिए आपको पेन कॉपी उठाने की आवश्यकता नहीं, लास्ट में थोड़ा बहुत उठानी पड़ सकती है, वो अलग बात है। देखो कैसे, सीधी सी बात है कि 10 चक्कर लगाए हैं एक वृत्त के, एक मैदान के, वृत्ताकार मैदान के, और 4.4 किलोमीटर की दूरी तय हुई है। 4.4 किलोमीटर का तात्पर्य क्या है? 4400 मीटर। 4400 मीटर में चलने में 10 चक्कर लगे, तो एक चक्कर 440 मीटर का। सीधा आपने 2 पाई आर लिखा बराबर 440, तो रेडियस आ गया 70। मतलब 4 सेकंड में ये काम हो गया। 70 रेडियस से आप इसका क्षेत्रफल लाओगे, क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 70 इंटू 70, है ना। तो ये 15,400 मीटर स्क्वायर हो गया। बस ये इसका क्षेत्रफल है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, अब अपन 2016 की मुख्य परीक्षा के ही सारे क्वेश्चंस पहले अपन सॉल्व करेंगे, है ना। उसके बाद में अपन जो है अलग अलग पेपर पे बढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो अब अपन लेते हैं 2016 पटवारी 2016 के मेन एग्जाम में। एक तो ये क्वेश्चन था, अब दूसरा कौन सा था देखिए आप प्यारे मित्रों। अब देखो ये है पटवारी 2016 मेंस मुख्य परीक्षा का एक और सवाल। देखो बहुत ही ईजी है, इसको भी चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है कुछ सेकंडों में। कैसे? पहले मैं आपको इसका बेस समझाता हूं, है ना, उसके बाद हम देखेंगे कैसे करें इसको। एक व्यक्ति अपने धन की 20% राशि से वंचित हो जाता है। मतलब एक व्यक्ति को कुछ धन मिलना था, वो 20% राशि से वंचित हो गया, यानी जो उसको मिलना था उसका 20% उसको मिला ही नहीं। फिर जो राशि मिली उसका 25% उसने खर्च कर दिया, के पश्चात 480 रुपए बचते हैं उसके पास। तो बताइए मूल राशि क्या थी उसके पास, यानी शुरुआत में उसके पास राशि क्या थी। एक व्यक्ति है, उसको जो मिलना था उसमें से 20% तो मिला नहीं, जो मिला उसमें से 25% का खर्चा कर दिया, ऐसे करके पीछे बच गए 480 रुपए। बताओ शुरुआत में उसको कितनी धनराशि मिलनी थी, है ना। प्यारे मित्रों, अब आप सपोज करो कि शुरुआत में इसको x मिलना था। कितना मिलना था? x। इस दुनिया की हर चीज अपने आप में 100% है, आप समझना है ना। x मिलना था जो अपने आप में 100% है, 20% उसको मिला नहीं, इसका मतलब x का 80% तो मिला। मतलब समझ रहे हो ना भाई, x का 80% उसको मिला, ये अपने आप में वापस 100% है। जो उसको मिला वो उसके जो पास अवेलेबल धन है वो अपने आप में 100% है।
ये मिला उसका उसने 25% खर्च कर दिया। इसका मतलब ये मिला हुआ धन है जो अपने आप में 100% है, इसका 25% जब खर्च होगा तो इसका 75% बच गया, तो ये उसकी हो गई अंतिम बचत, और वो कितनी है 480। अरे क्या सेट हो गया, एक समीकरण सेट हो गया। मूल राशि उसकी x थी, 20% खर्चा किया, मिला नहीं तो 80% मिला, ये अपने आप में 100% है, का 25% उसने खर्चा कर दिया, तो इसका 75% अभी उसके पास है और वो असल में है 480। ये सुनो, अब इसको काट पीट लो। 20 से कट गया 4 बार, 20 से कट गया 5 बार, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 तिया 12, 12 से कट गया 40 बार। ये सुनो, अब प्यारे मित्रों x बराबर 5 चौक 20, 20 जाएगा उधर तो 40 से गुणा होगा तो 800 रुपए, ये आपका आंसर है। यानी उसको मूल राशि कितनी मिलनी थी, 800 रुपए मिलनी थी। ये सुनो, ये आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है इसमें, 800 रुपए, ऑप्शन ए। क्लियर, ठीक है। अब प्यारे मित्रों देखो, अब अपन अगर इसको सुराग वाले तरीके से करें तो अपन को पता है कि इस दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% है। बोलो कितनी है, 100%। अब उस व्यक्ति को धन मिलना था 100%, 20% नहीं मिला। 20% नहीं मिलने का तात्पर्य है कि उसको 80% मिला। ये सुनो, 80% मिला। फिर इसने कहा है कि जो धन मिला उसमें से उसने 25% खर्च कर दिया। तो आप कहोगे कि सर 80 में से 25 घटा दो। अरे नहीं, अब 80 उसके लिए अपने आप में पूरी वैल्यू है। अब इस 80 का 25% खर्च किया तो अपन क्या करेंगे, इस 80 का 25% तो कितना हो गया, 60, 20 है ना, ये 20 हो गया। यानी 20% उसने 80 का 25% 20 होता वो खर्च किया, तो पीछे बच गए 60। यानी कि मूल धन का 60% उसके पास शेष है और वो शेष रुपयों में 480 है। अरे क्या मिल गया सुराग, कि मूल धन राशि 100 थी, 100% थी, उसका 20% खर्चा किया, 80% उसके पास नहीं, 100 थी, 20% उसको मिला नहीं। इसका मतलब 80% मिली, 80% का 25% खर्चा किया, यानी 80 का 25 होता है 20%। तो वो खर्च होने के बाद में उसके पास मूल राशि का 60% हिस्सा बचा हुआ है, रुपया वो 480 है। क्या मिल गया सुराग, 60 बराबर 480। तो मूल राशि आपको ज्ञात करनी है। तो मूल राशि कैसे आएगी, पहले अपन 1% की वैल्यू लाते हैं, तो 480 में दिया 60 का भाग और गुणा कर दिया 100 से। ये सुनो, 0 0 इससे कट गया 8 बार, ये 800 रुपए। ये इसका करने का तरीका है। क्लियर है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है प्यारे मित्रों, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे मित्रों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पटवारी 2016 मुख्य परीक्षा, ठीक है, ये हुई थी 26 दिसंबर 2016 को, 26 दिसंबर को हुई थी, ठीक है। तो पटवारी मेंस का ये क्वेश्चन है। प्यारे मित्रों देखो क्या लिखा हुआ है, एक व्यापारी एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदता है और उस पर 700 रुपए मूल्य अंकित करता है। वह नकद भुगतान पर 10% की छूट देता है। राशि और प्रतिशतता में कुल लाभ कितना है। अभी आपके ऑप्शन दे रखे, ठीक है। अब इस बात को आप समझो। चलो ये इसकी लैंग्वेज आपने पढ़ ली, अब अपन को अपने हिसाब से इसको समझना है। बात ये है कि एक वस्तु को आदमी ने खरीदा है 500 रुपए में, 500 में लेके आया, उस पर 700 रुपए अंकित किए, यानी कि MRP उस पर लिखा 700 लिख दिया और अपनी दुकान में जमा दिया, ठीक है। कोई भी ग्राहक आएगा वो उस वस्तु को देखेगा और उसकी MRP देखेगा तो 700 रुपए है, ठीक है। फिर वो दुकानदार उसको बोलेगा कि अभी आप अगर नगद भुगतान करते हैं तो मैं इस पे 10% का आपको डिस्काउंट दे दूंगा। तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी उस दुकानदार को क्या लाभ होता है, ये चीज का आपको पता करना है, ठीक है। अब एक चीज समझो आप, बोलो क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपए, अंकित मूल्य कितना है, यानी लिस्टेड प्राइस कितनी है, 700 रुपए। यानी वो माल असल में 500 का है लेकिन उसने लिखा उस पे 700 रुपए। अब कोई भी कैश भुगतान कर देगा तो वो व्यक्ति इस 700 पर 10% की छूट देगा। एक बात बताओ, 10% डिस्काउंट देगा किस पर, MRP पर। सिंपल सी बात है, उस पर लिखा हुआ है 700 रुपए, तो उसने 10% की छूट दे दी। 700 रुपए का 10% कितना होता है, 70 रुपए।
ये सुनो, 70 रुपये उसने छोड़ दिए, इसमें 70 घटा लो, इसका मतलब 630 रुपयों में उसने माल बेचा, वो वस्तु बेच दी। कितने में बेची? 630 रुपयों में। अब एक बात बताओ, वो वस्तु असल में आई कितने में थी? आपको पता है कि वो वस्तु असल में 500 में आई थी, 500 में आई और बिक कितने में रही है? डिस्काउंट देने के भी बाद बिक रही है 630 में। तो शुद्ध रूप से बताओ मुझे लाभ कितना हुआ? आप कहोगे 130 रुपये का। बोलो कितना लाभ हुआ? 130 रुपये का। 130 रुपये का लाभ हुआ। अब प्यारे मित्रों, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। अब यहां पे अपन एक दिमाग को अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन में देखो, इसने दोनों चीजें पूछी है, राशि एवं प्रतिशतता में कुल लाभ कितना है, मतलब रुपयों में भी लाभ आपको बताना है और परसेंटेज में भी बताना है। तो बताओ रुपयों में लाभ कितना आ रहा है? 130 रुपये। तो पहले देख लो 130 किस में? प्यारे मित्रों 130 रुपये केवल ऑप्शन सी में। तो परसेंट आपको निकालने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए में लाभ कितना? 70 रुपये। तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि अपना आंसर आ रहा है 130। 150 रुपये लाभ होगा नहीं, 120 रुपये लाभ होगा नहीं, क्योंकि आंसर अपना 130 आ रहा है। तो 130। अब आपको परसेंट ज्ञात करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आप अपना समय बचा सकते हैं। अब प्यारे मित्रों देखो, अपन इसको पेन कॉपी उठाने की आवश्यकता कहाँ है? आपको एग्जाम में पेन कॉपी क्यों उठानी? सिंपल सी बात है, 500 रुपये में आप माल लेके आए और उस पर आपने 700 रुपये लिखे। कोई भी ग्राहक आएगा कैश देगा तो उसको आप 10% का डिस्काउंट देंगे। आपको पता है कि 700 रुपये इसकी एमआरपी है, 10% किसका? 700 का जो लिखा हुआ है उसके ऊपर, उसी पे तो आप डिस्काउंट देंगे। तो 700 रुपये पर आपने 10% यानी कि 70 रुपीज़ आपने छोड़ दिए। इसका मतलब 630 रुपये आपने उससे लिए, जबकि वो माल कितने का है? असल में आपके 500 का ही है। 500 का माल आपके 630 में बिक रहा है, तो 130 रुपये आपने कमा लिए ना। 130 सीधा, मतलब मात्र 4 सेकंड का ये क्वेश्चन है, 130 रुपये आपके लाभ हो गया। तो ऐसी सिंपल सी बात है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, तो प्यारे मित्रों अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे मित्रों अब ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज समझनी है, जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा तो ये मतलब इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व होने वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अभी आपने ये समझा हुआ नहीं तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। देखो सिंपल सी बात है, यदि 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय कीमत के बराबर है तो उस दुकानदार को होने वाला हानि परसेंट आपको ज्ञात करना है। वो ऑप्शन दे रखे हैं। पटवारी 2016 मेंस, यानी कि 26 दिसंबर 2016 को ये एग्जाम हुआ था पटवारी का। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करो। वो यूं कह रहा है कि 20 पेनों का जो कीमत है वो 25 पेनों की विक्रय कीमत के बराबर है। मतलब जितने में 20 पेन खरीद के लाते हो उतने रुपए में आपकी 25 पेन बिक रही है। तो सीधा सीधा घटा हुआ कि नहीं हुआ? ये सुनो, मतलब मान लो कि आप 20 पेन 100 रुपए में खरीद के लाते हो और 100 रुपए आते कब है वापस? 25 पेन बेचते हो तब, फिर तो घाटा ही है। ये सुनो, अब उस घाटे का परसेंट पता करना है। बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन पैदा होता है इसके अंदर। तो देखो इस कॉन्सेप्ट को समझने के दो तरीके हैं। एक तो एक सीधा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है, और एक है इसका कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, यानी समझ के तौर पे इसको कैसे किया जाए। तो पहले मैं आपको वो फॉर्मूला समझा देता हूं। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि इतनी पेन का क्रय मूल्य बराबर इतनी पेन का विक्रय मूल्य, है ना। देखो यहां पे क्या है, 20 का क्रय, 20 का क्रय मूल्य है ना बराबर 25 का विक्रय मूल्य, यही तो है, बराबर 25 का विक्रय मूल्य। समझो 20 का जो क्रय मूल्य है बराबर 25 का विक्रय मूल्य। बताओ लाभ होगा या हानि? जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आवे तो काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार इसमें तो लाभ हो रहा है, अरे नहीं नहीं इसमें तो हानि हो रही है। ऐसा पैटर्न अगर आपके सामने पैदा हो गया कि 20 का क्रय मूल्य बराबर 25 का विक्रय मूल्य, ऐसे कोई सी भी कंडीशन आ जाए जहां पे इतने का क्रय मूल्य बराबर इतने का विक्रय मूल्य हो, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। सुनो, क्रय माइनस विक्रय बटे में विक्रय इंटू 100, ये आपका आंसर देगा। अब इसके अंदर आप समझो कि अगर प्लस आया
प्लस, यानी कि परिणाम अगर पॉजिटिव आया तो क्या होगा, लाभ, और परिणाम अगर नेगेटिव आया तो क्या होगी, हानि। ये सुनो, चलिए तो अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 20 का क्रय मूल्य बराबर 25 का विक्रय मूल्य। तो पहले क्रय, फिर माइनस विक्रय बटा विक्रय इंटू 100। तो क्रय कितना 20 माइनस विक्रय कितना 25 बटे में विक्रय कितना 25 इंटू का 100। ये फॉर्मूला से हम कर रहे हैं, ठीक है। 20 में से 25 गया तो माइनस का 5 बटे में 25 इंटू 100। अब देखो 25 से कट गया ये 4 बार। देखो ये माइनस का 5 आया ना, इसका मतलब इस सौदे में हानि हो रही है। 5 चौक 20, 20% की हानि है। बोलो क्या है, 20% की हानि। ऑप्शन सी आपका सही है। अब इस माइनस को साथ ले लेके नहीं घूमना है। ऐसे नहीं कि हाँ सर आप यहां पे माइनस लिखो ना, बस केवल ये आपके लिए इंडिकेशन है कि माइनस अगर आता है यहां पे, परिणाम अगर माइनस में रहता है, नकारात्मक रहता है, तो हानि होगी। बस सीधा सा फंडा है। ये सुनो, ठीक है। अब प्यारे मित्रों, ये तो है फॉर्मूला वाली अप्रोच, यानी फॉर्मूला ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्रय वस्तु माइनस विक्रय वस्तु बटा विक्रय वस्तु इंटू 100। ये फॉर्मूला लागू होता है। प्लस में आए तो लाभ होगा, माइनस में आए तो हानि होगी। कब लागू होता है, जब ऐसी कंडीशन बने कि भाई इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तभी ये लागू होगा, वरना लागू नहीं होगा। अब हम आते हैं अपनी बेसिक समझ पर। एक व्यापारी है, होलसेल व्यापारी है, लॉट में पेन खरीदता है, लॉट में पेन बेचता है। तो देखो किस हिसाब से खरीदता है और किस हिसाब से बेचता है। तो उसने कहा कि 20 पेन की कीमत जो है वो 25 पेन की विक्रय कीमत के बराबर है। यानी जितने में 20 पेन खरीद के लाता है ना, उतने में वो 25 पेन बेचता है। ठीक है, देखो 20 का क्रय मूल्य बराबर 25 का विक्रय मूल्य। आप सपोज करो कि एक पेन को वो 1 रुपए में खरीदता है, एक पेन को 1 रुपए में खरीदता है। ये सुनो, इसका मतलब 20 वस्तुओं को खरीदा होगा 20 रुपयों में, बराबर 25 का विक्रय मूल्य। समझ पा रहे ना। मान लो कि वो एक पेन को 1 रुपए में खरीदता है, तो उसने 20 पेन क्रय की होगी, यानी खरीदी होगी 20 रुपए में, है ना। तो अपने 20 पेन का क्रय मूल्य, उसकी जगह अपने लिख दिया 20 रुपए, बराबर 25 का विक्रय मूल्य। अब इस लाइन को पढ़ो आप, क्या लिखा हुआ है, 25 का विक्रय मूल्य बराबर 20 रुपये। अच्छा, 25 पेन वो बेच रहा है 20 रुपए में, 25 पेन 20 में बेच रहा है। अब एक बात बताओ, उसने बेची कितनी है, 25 पेन, और कितने रुपए उसके आए हैं, मात्र 20 रुपए उसके आए हैं। आपने पता किया है कि एक पेन 1 रुपए में आती है, इसका मतलब 25 पेन 25 रुपए में आई होगी। ये बात समझ में आई। 25 पेन 25 रुपए में आई होगी, 20 में बिक रही है। देखो घाटा हो गया 5 का। तो अपन यहां पे क्या लिखें, देखो समझना आप, 25 का क्रय मूल्य। एक बात बताओ, अभी तो आपने तय किया था कि माना एक वस्तु 1 रुपए में खरीदता है, तो 25 वस्तुएं कितने में खरीदी होगी, 25 रुपए में खरीदी होगी, 25 रुपये में। अब अपन पता करते हैं 25 का क्रय मूल्य, अरे विक्रय मूल्य। अब हमें पता चला कि 25 का विक्रय मूल्य तो 20 रुपए है, तो अपन ने लिख दिया 20 रुपये। ये सुनो, अब इन चीजों को पढ़ें तो अपन को क्या लगता है कि भाई 25 वस्तुएं आती तो 25 रुपए में है, लेकिन वो बिक जाती है 20 रुपए में, तो घाटा हुआ कि नहीं हुआ, 5 रुपए का। तो अपन लिखेंगे हानि का परसेंट। 5 रुपए का घाटा हो रहा है, हमेशा लाभ हो या हानि का परसेंट क्रय मूल्य पर निकलता है। तो 25 वस्तुएं जो बेची है वो कितने में आई थी, 25 रुपए में आई थी। यानी 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो है 25 रुपए, लेकिन उनका विक्रय मूल्य 20 रुपए। 5 का घाटा हो ना, 5 रुपए का घाटा, इसका परसेंट निकलेगा क्रय मूल्य पर। तो बताओ 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 25। तो ये तो है घाटा 5 रुपए का, बटे में क्रय मूल्य यानी 25 इंटू 100, ये आपका आ गया 20%। अब इसमें क्या है कि इसको समझने में है तो बहुत आसान, लेकिन कुछ लोगों को समझने में आती है परेशानी।
तो इस वजह से आपका ये पैटर्न फिर बेटर है। आप फॉर्मूला ध्यान में रख लो, क्रय वस्तु माइनस विक्रय वस्तु बटा विक्रय वस्तु इंटू 100। बाकी अगर मुझे सॉल्व करना तो मैं ऐसे ही करूंगा कि भाई 20 का क्रय मूल्य बराबर 25 का विक्रय मूल्य। मान लो एक वस्तु 1 में आती है, इसका मतलब 20 का क्रय मूल्य हो गया 20 रुपए, 20 रुपए बराबर 25 का विक्रय मूल्य। अच्छा 25 वस्तु बिकी है 20 रुपए में, तो वो 25 वस्तु आई कितने में होगी? 1-1 रुपए के हिसाब से अपन वस्तु ला रहे हैं, इसका मतलब 25 वस्तु 25 रुपए में आई थी, लेकिन वो 20 में बिक रही है, 5 रुपए का घाटा देके जा रही है। ये सुनो, तो 25 रुपए का माल 20 में बिक रहा है, तो 5 रुपए का घाटा हो रहा है। किस पर हो रहा है? 25 रुपए पर, यानी क्रय मूल्य पर। सिंपल सी बात है, आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं, सीधा 5/25 इंटू 100। ये अप्रोच है इसको सॉल्व करने की। जब मुझे सॉल्व करना हो या फिर पूरी तरह से समझने के पश्चात आपको भी सॉल्व करना हो, तो सीधा व्यक्ति इस स्टेप पे पहुंचेगा। 5/25 इंटू 100 बराबर 20%। क्या टाइम लगता है? 5/25 मतलब 4 सेकंड 5 सेकंड, ठीक है ना? वरना फिर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पटवारी 2016 मुख्य परीक्षा। प्यारे मित्रों अब देखो ये क्वेश्चन, यह है पार्टनरशिप का यानी साझेदारी का। ठीक है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान सा तरीका है साझेदारी। ठीक है, देखिए ए ने 10,000 रुपए पूंजी से व्यापार शुरू किया, 4 माह पश्चात 5,000 रुपए की पूंजी लगाकर बी उसके साथ जुड़ गया। वर्ष के अंत में कुल 2,000 रुपए का लाभ हुआ। ए का हिस्सा कितना है? मतलब सिंपल सा फंडा है कि ए ने 10,000 रुपए लगाकर एक व्यापार स्टार्ट किया। ठीक है, 4 महीने बाद बी 5,000 रुपए की राशि लेकर आया, इस बिजनेस में शामिल हो गया। साल के अंत में टोटल 2,000 रुपए का लाभ है, उसमें आपको पता करना है कि ए का हिस्सा कितना है। ठीक है, ए का हिस्सा आपको पता करना है। अब एक चीज समझ लो तुम, साझेदारी का एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही फंडा है कि लाभ का अनुपात कैसे आवे, तो ऐसे आएगा पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय। जो पूंजी लगाई है, जितने समय के लिए लगाई है, उस पूंजी को उस समय से गुणा कर लो, बस लाभ का अनुपात आ जाएगा। तो साझेदारी का एक ही फंडा, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय। ठीक है, तो अपन को एक ही चीज ध्यान रखनी है कि कौन सी पूंजी कितने समय के लिए लगी। ये कौन है? ए, और ये कौन है? बी। ए ने पूंजी लगाई है 10,000, कितने समय के लिए? 12 महीने के लिए। बी ने पूंजी लगाई है 5,000, कितने समय के लिए? अब देखो पूरे साल बिजनेस चला, बी तो आया कब है? 4 महीने बाद। तो 12 महीने के बिजनेस में वो आदमी 4 महीने लेट हुआ, इसका मतलब 8 महीने बिजनेस में रहा। तो ये 5,000 रुपए जो धन लेके आया है बी, ये धन कितने महीने रहा बिजनेस में? तो 8 महीने। तो हो गया ना पूंजी इंटू समय, यानी कि 10,000 12 महीने के लिए रहे, पूंजी इंटू समय यानी कि ये 5,000 रुपए 8 महीने के लिए रहे। अब ये जो अनुपात बनने वाला है वो ही लाभ का अनुपात है। तो पार्टनरशिप का एक ही फंडा, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय। अब देख लो 5,000 से कट गया 10,000 ये 2 बार, और 2 से कट गया ये 4 बार, 4 से कट गया ये 3 बार, तो 3:1, 3:1। ठीक है, 3:1 इनकी पूंजी लाभ का अनुपात है। अब प्यारे मित्रों टोटल लाभ कितना है? 2,000 रुपए। टोटल लाभ है 2,000 रुपए, तो 3 और 1 4 इकाई, 4 इकाई जो लाभ है वो 2,000 रुपये हैं। अरे क्या मिल गया आपको? सुराग मिल गया। क्या मिल गया? सुराग। ठीक है, अब प्यारे मित्रों देखो 4 इकाई बराबर 2,000 रुपए, ये सुराग। भाई इसका लाभ 3 इकाई, इसका लाभ 1 इकाई, 3 और 1 4 इकाई, 4 इकाई टोटल लाभ 2,000 रुपए के बराबर है। 4 इकाई बराबर 2,000, किसका हिस्सा पता करना? ए का हिस्सा। तो हम लिखेंगे ए का लाभ। ए का लाभ कितना है? 3 इकाई। तो एक बात बताओ, 4 इकाई का वैल्यू 2,000 होता है, तो 2,000 में 4 का भाग दे दो, 1 इकाई का वैल्यू आया। अपन को ए का हिस्सा लाना है तो वो है 3 इकाई, तो अपन ने 3 से गुणा कर दिया। ये सुनो, तो 2,000 में दिया 4 का भाग, 1 इकाई का वैल्यू आया, गुणा किया 3 से, इससे कट गया ये 500 बार, और 5 दिया 1,500। ये आपका आंसर है ना?
अब 1500 इसमें कहाँ है, ये रहा, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो पार्टनरशिप का सीधा फंडा पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय। 10,000 रुपये 12 महीने के लिए, 5,000 रुपये 8 महीने के लिए रहे, 3:1 में इनका लाभ आएगा, तो लाभ हो गया 3 और 1 4 इकाई, 4 इकाई बराबर टोटल लाभ है 2,000 रुपये, तो 4 इकाई बराबर 2,000, क्या मिल गया सुराग, 2,000 में दिया 4 का भाग, तो 1 इकाई का वैल्यू आया, गुणा कर दिया 3 से, तो ये हो गया आपका 1500। क्लियर, कोई इशू नहीं। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन और लेते हैं प्यारे मित्रों। अब इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, कौन सा है, किसका क्वेश्चन है बताओ। ये पटवारी 2016 मुख्य परीक्षा का है, कब हुई थी, 26 दिसंबर 2016 को हुई थी पटवारी। ठीक है, सुनो, ABC साझेदारी में शामिल होते हैं। A 4 माह के लिए 320 रुपये लगाता है, B 3 माह के लिए 510 रुपये लगाता है, C 5 माह के लिए 270 रुपये लगाता है। यदि कुल धन 208, यदि कुल लाभ 208 रुपये हो तो C का हिस्सा कितना है। मैंने बताया कि पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी में लाभ ज्ञात करने का, लाभ का अनुपात ज्ञात करने का एक ही फंडा है, क्या, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय। बताओ, एक व्यक्ति कौन है, A, एक व्यक्ति कौन है, B, एक व्यक्ति कौन है, C। ये सुनो, अब बताओ A ने कितना धन लगाया, A 4 माह के लिए 320 लगाता है, 320 यानी पूंजी इंटू समय 4 माह। ठीक है, B 3 माह के लिए 510 लगाता है, तो पूंजी 510 रुपये इंटू समय 3 महीने, पूंजी इंटू समय, है ना। C 5 माह के लिए 270 रुपये लगाता है, 270 रुपये इंटू 5 महीने, हो गया ना, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय। अब ये पूंजी इंटू समय जो है ये लाभ का अनुपात है, ये अनुपात हो गया, ये लाभानुपात हो गया। अब 0 से 0 कट गया। ये सुनो, पहले मतलब सबको एक साथ काटना है, कटे तो, नहीं तो रहने दो। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 अनुपात 3 एकम 3, 5 तिया 15, 153 अनुपात 7 पंजे 35 का 5 हासिल का 3, 5 दूनी 10 और 3 13। तो आपका लाभानुपात हो गया 128, 153 और 135। इसके अनुपात में लाभ बटेगा, और टोटल लाभ की बात करें तो ये हो गया आपका 128 प्लस 153 प्लस 135 बराबर 5 और 3 8, 8 16 का 6 हासिल का 1, 3 और 5 8 9 10 11, 11 का 1 हासिल का 1, 1 2 3 और 4, 416 इकाई। टोटल लाभ इकाई में, अनुपातों में टोटल लाभ कितना होता है, और रुपयों में टोटल लाभ कितना है, देखो 208 रुपये। देखो तो 416 इकाई जो लाभ है वो रुपयों में 208 है। अरे क्या मिल गया, ये आपको सुराग मिल गया, 416 इकाई बराबर 208 रुपये। अब आपको पता करना है C का हिस्सा, तो आप लिखोगे C का हिस्सा। ठीक है, अब एक बात बताओ, 416 इकाई का मान 208 रुपये है, तो 208 में 416 का भाग दे दो, ये 1 इकाई का मान आ गया, गुणा कर दिया। C का हिस्सा आपका 135 है, 135 से गुणा कर दिया। 208 दूनी 416, 2 का भाग उसमें दे दो, 6 दूनी 12, 1 7 पंजे 7 दूनी 14, 67.5 रुपये। कितना, 67.5। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C, तीसरा ऑप्शन, यानी कि 67.5 रुपीज। ये सुनो, क्या किया, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय, यानी किस व्यक्ति ने कितनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई, बस उस पूंजी को उस समय से गुणा कर लो, वो लाभानुपात आएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, अब प्यारे मित्रों मुझे बताओ, क्या ये टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अभी भी आप में से काफी पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग बैठे होंगे, वो कहेंगे सर ये तो अभी इजी क्वेश्चन है, अभी आगे और टफ आएंगे। देखो कहीं टफ नहीं आने, न केवल ये एग्जाम बल्कि किसी भी एग्जाम में टफ नहीं है। टफ के चीजें तब तक होती हैं जब तक आपकी समझ में नहीं है। ये भी सवाल बड़ा है, मतलब हैवी है अगर आपकी समझ में नहीं है तो, और बहुत इजी है अगर आपकी समझ में है तो अपन को अपनी समझ को डेवलप करना है। और अपना जो मैथमेटिक्स पढ़ने का तरीका वो यही है कि आपका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हो,
फिर न केवल इस टाइप के क्वेश्चंस बल्कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, न केवल क्वेश्चंस बल्कि कोई से भी सब्जेक्ट की समस्या आ जाए, न केवल कोई से भी सब्जेक्ट की समस्या बल्कि जीवन का कोई सा भी जो है प्रॉब्लम का हिस्सा हो, आप उसको इसी तरह सुलझा सकते हैं। बस आपके एनालिटिकल अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, तो वो धीरे धीरे आपकी अपन मैथ जो पढ़ रहे हैं जिस कॉन्सेप्चुअल तरीके से, उससे होती जाएगी। ठीक है प्यारे साथियों, तो अभी तो बहुत क्वेश्चन बचे हैं, 2016 के मुख्य परीक्षा के भी बहुत क्वेश्चन है। तो फिर इस सीरीज, इस वीडियो में अपन इतना ही लेते हैं। इससे आगे अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आप इसके भी पूरे नोट्स बना लें, सारे जो है आप मतलब अपनी नोटबुक में नोट कर लें, और फिर 2016 का जो पेपर ला करके आप देखना, उसमें इस प्रकार के सवाल इतनी ईजी वे में सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में इतना ही। अब इससे आगे का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।